वेलकम स्टूडेंट्स टू पैरागॉन क्लासेस। आज हम बच्चों को एक नया चैप्टर शुरू करवा रहे हैं और वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। तो ये चैप्टर आज जो हम शुरू कर रहे हैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूं। ये चैप्टर असल में फिजिक्स के किसी भी यूनिट का या किसी भी ब्रांच का पार्ट नहीं है। ब्रांच से मेरा मतलब, जब हमने सेकेंड यूनिट शुरू किया तो हम फिजिक्स की एक ब्रांच को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ये बात मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बच्चों को बता दी थी कि हम फिजिक्स की एक ब्रांच पढ़ रहे हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, जो कि मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। साइंस की ब्रांच है फिजिक्स। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिसमें से एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, और उस मैकेनिक्स की फिर आगे ब्रांचेस होती हैं स्टैटिक्स, डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। इस काइनेमेटिक्स ब्रांच में हम बॉडीज के मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं विदाउट नोइंग द कॉज। यानी हम मोशन की कोई कॉज यानी मोशन का कारण नहीं पढ़ रहे हैं। और अब तक आप दो टाइप के मोशन पढ़ चुके हो। एक आप पढ़ चुके हो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, एक मोशन आप क्या पढ़ चुके हो, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और सेकंड टाइप का मोशन जो आप पढ़ चुके हो वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो चैप्टर है वो आपका लास्ट लेक्चर में फिनिश हुआ है। अब आपको आगे भी और डिफरेंट टाइप के मोशंस पढ़ने होंगे जिनके नाम आपको बाद में बता दिए जाएंगे जब वो स्टार्ट होंगे। लेकिन इस काइनेमेटिक को बीच में ही रोककर, यहां काइनेमेटिक्स हमने जब शुरू किया तो आपको मोशन पढ़ाया विदाउट नोइंग द कॉज, और उसमें कितने टाइप के मोशन, ये दोनों टाइप के मोशन आपको पढ़ा दिए। लेकिन बीच में काइनेमेटिक्स को रोककर, पॉज देकर, आगे के मोशन पढ़ने से पहले आपको वेक्टर्स पढ़ाया जा रहा है, जिसको मेरे हिसाब से काइनेमेटिक्स का पोर्शन नहीं कहा जाएगा। लेकिन काइनेमेटिक्स में आगे के ये जो मोशन आप पढ़ोगे 3, 4 या आगे और भी जितने टाइप के मोशन, और डायनेमिक्स पढ़ोगे, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स, और बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस आप पढ़ोगे। 12th में आप इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब पढ़ोगे। तो जितनी भी आगे ब्रांचेस पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के बचे हुए पोर्शन और नई ब्रांचेस पढ़ने के लिए भी, उसके लिए वेक्टर्स नाम का ये जो चैप्टर है ये एज अ टूल आपका काम करेगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स फिजिक्स में काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं, जिनमें से एक होता है कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो आपको सिखाया वो वाला कॉन्सेप्ट, और एक वेक्टर्स। इन दो टूल्स के बिना आगे का फिजिक्स पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग पहले बच्चों ने जरूर सुना होगा। वैसे नॉर्मली मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए हम बोल देते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ बातें हैं जो कंडीशन के साथ पॉसिबल होती हैं। ये बात मैं मना नहीं कर रहा हूं कि सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन
पॉसिबल तब होगा जब आप वेक्टर पढ़ोगे। अगर कोई इसके बिना कहता है कि हाँ फिर भी पॉसिबल है, तो वो गलत है। तो इसलिए बच्चे इस वेक्टर्स चैप्टर को अच्छी तरह समझ ले। आपको ये चैप्टर क्लास 11th में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो बच्चे 11th पास आउट होकर 12th में चले जाते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स जैसे तैसे करके ले आए और 12th में पहुंच गए, और उनको अगर वेक्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको 12th में भी फर्स्ट चैप्टर से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। कैलकुलस और वेक्टर जिसको नहीं आता, पूरे 11th में भी परेशान रहेगा, पूरे 12th में भी परेशान रहेगा। और मेरे को 12th के बच्चे बहुत बार ये बोलते हैं कि हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, जिसके पीछे रीज़न यही होता है 12th के कुछ पोर्शन समझ ना आने का। बहुत अच्छी तरह मेरे समझाने के बाद भी और बच्चों के बहुत ज़्यादा ध्यान देने के बाद भी उनको समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स जैसे कि वेक्टर है वो अच्छी तरह नहीं करे होते। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी था बच्चों को। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पर। उसके लिए सारी चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको वेक्टर्स के बारे में उसकी जानकारी कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, और वो काइनेमेटिक्स का पार्ट नहीं है। फिर भी हम बची हुई काइनेमेटिक्स समझने के लिए और बचा हुआ फिजिक्स समझने के लिए इसको पढ़ रहे हैं। ये जानकारी देने के लिए आपको ये बताया था, इसलिए मैंने हटा दिया, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने वेक्टर्स चैप्टर के बारे में। वेक्टर्स चैप्टर समझने से पहले आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, जो जानकारी उन बच्चों को ज़रूर होगी जिन्होंने फर्स्ट यूनिट से ये लेक्चर देखे हैं। जब फर्स्ट यूनिट बताई गई थी, जब फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हुई थी, तो फर्स्ट यूनिट के चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज वर्ड को एक्सप्लेन किया गया था। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं इस फिजिकल क्वांटिटीज टर्म को, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स can be expressed उन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं जिनकी हेल्प से या जिनकी टर्म्स में, मैं भी एग्जांपल देकर बताऊंगा, जिनकी हेल्प से या जिनकी टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करते हैं। या यूं कहें, मैं आपको बताऊं कोई फिजिक्स का लॉ, तो मुझे जिन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, जिन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, वो फिजिकल क्वांटिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 11th में हो, तो मैं जस्ट 10th क्लास में जाके आपको एक लॉ की याद दिला दूं। आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, 10th के हर बच्चे ने ओम्स लॉ शुरुआती तौर पर पढ़ लिया होगा। उतना डिटेल में भले ही बहुत नहीं पता, लेकिन उसकी स्टेटमेंट सबको पता होगी। ओम्स लॉ इसका नाम इसलिए है कि जॉर्ज साइमन ओम ने इसकी खोज की थी। तो जो साइंटिस्ट जिस लॉ की खोज करता है, डिस्कवर करता है, उसके नाम पर लॉ रखने का शुरुआत से फैशन है, परंपरा चली आई। लेकिन असली में कोई भी लॉ, जो फिजिक्स का लॉ जिसको हम कहते हैं, जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर होता है, उस साइंटिस्ट ने उस लॉ को बनाया नहीं होता, उसने उसे डिस्कवर किया होता है, और वो लॉ पहले से नेचर में प्रेजेंट होता है। यानी फिजिक्स का लॉ इज द लॉ ऑफ नेचर। अब नेचर में क्या चीज थी जो ओम ने डिस्कवर की? उसने बोला कि किसी कंडक्टर के, ये कंडक्टर अगर मैं बना दूं, कोई वायर, कोई मेटल का पीस, उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो करने वाले करंट के। तो आपने लॉ का स्टेटमेंट सुना होगा, इट स्टेट्स दैट
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर। और कुछ कंडीशन भी बता देते हैं कि फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट वगैरह वगैरह। खैर उसमें गहराई में अभी जाने की जरूरत नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये समझने के लिए आपको ये समझना है कि इस लॉ को बताने के लिए आपको दो टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ा। एक है पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हमने V से डिनोट किया, कैपिटल V से, और एक है करंट जिसे हमने कैपिटल I से डिनोट किया। ऐसे ही अगर आप ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ते हो जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर दोनों का मास गिवन है m1 और m2 और उनके बीच में डिस्टेंस भी गिवन है r, तो बोलते हैं एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये ओम का लॉ था जो ओम ने खोज किया था, ये न्यूटन का लॉ है जो न्यूटन ने खोज किया है, बनाया नहीं है। चीजें हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए तो हर चीज जो आप अपने हाथ से छोड़ते हो वो जमीन पर गिरती है। ये नेचुरल फिनोमिनन है, बताया भी है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। लेकिन इस लॉ को समझने या समझाने या एक्सप्रेस करने के लिए आपने यूज किया है फोर्स का, आपने यूज किया है मास का, आपने यूज किया है डिस्टेंस का। तो ये फोर्स भी, ये मास भी, ये डिस्टेंस भी, और इस वाले में ये पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये करंट भी, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो हमने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से या जिनकी टर्म्स में हम लॉज ऑफ फिजिक्स, जो कि लॉज ऑफ नेचर होते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, नेचर में ऐसा ऐसा फिनोमिनन होता है। नेचर में होने वाले फिनोमिनन ही लॉ ऑफ नेचर कहे जाते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स कहे जाते हैं। लेकिन जिन क्वांटिटीज की मदद ली हमने उन्हें कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी आपने हजारों क्वांटिटीज के नाम छोटी क्लास से जब से साइंस पढ़ रहे हो सुने होंगे, जैसे कि फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, एनर्जी है, वर्क है, पावर है। इस सारे जो नाम मैंने अभी बोलकर बताए ये सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। तो पहली लाइन जो आपकी लिखी है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो बच्चों को पता चल गई। हालांकि इससे भी बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने फर्स्ट यूनिट में समझाया था काफी देर तक, जब हम फर्स्ट यूनिट कर रहे थे, और पहले दूसरे लेक्चर्स में ही ये बात क्लियर हो गई थी। लेकिन फिर भी बच्चों के एक बार उनको अच्छी तरह समझ में आया, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं समझ में आ गया सबको। अब हम चलते हैं आगे। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं अभी के तौर पे, वैसे ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन वो अभी आपको 11th और 12th में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज के मैंने नाम लिए उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? स्केलर्स। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? वेक्टर्स। और मैं एक बात बता दूं जो आपके पूरे फिजिक्स में और आगे भी काम आएगी पूरे लाइफ में, कि जब भी हम कुछ चीजों को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि ये ऐसा और ये ऐसा, या ये इस कैटेगरी में, ये इस कैटेगरी में, उसे क्लासिफिकेशन करना कहते हैं। और ये क्लासिफिकेशन करते समय कुछ ना कुछ क्राइटेरिया, कोई ना कोई बेसिस, अगर आसान भाषा में कहें तो किसी न किसी बिना पर ये किया जाता है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो बोलते हैं जितने भी एलिमेंट हैं आप उनको बांट सकते हो मेटल्स में या नॉन मेटल्स में और मेटेलॉइड्स में। आप स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से बांट सकते हो। कुछ मटेरियल सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं। तो जब आप
केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे हो तो आप मेटल नॉन मेटल कर रहे हो तो अलग क्राइटेरिया के हिसाब से कर रहे हो, सॉलिड लिक्विड गैस में बांट रहे हो तो आपका क्राइटेरिया अलग है। उस समय आपका क्राइटेरिया है उनकी स्टेट ऑफ मैटर। इससे फर्क नहीं पड़ता वो मेटल है या नॉन मेटल है। जैसे मरकरी मेटल होते हुए भी लिक्विड की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इस समय उसी स्टेट के हिसाब से आपने उसे बांटा है। लेकिन जब आप मेटल नॉन मेटल के लिए कहोगे तो कुछ सॉलिड्स भी आएंगे, कुछ लिक्विड भी आएंगे मेटल्स में। मरकरी उसका एक एग्जांपल। तो यहां जब आप फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हो दो कैटेगरीज में, जिसमें से आप एक कैटेगरी को कह रहे हो स्केलर, दूसरी कैटेगरी को कह रहे हो वेक्टर, तो ये क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है डायरेक्शन। ये थोड़ा सा गलत हो गया इसलिए दोबारा लिख देता हूं मैं। क्राइटेरिया है डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन क्राइटेरिया क्या है मैं आपको समझा देता हूं। हर फिजिकल क्वांटिटी में एक चीज तो जरूरी है, उसका मैग्नीट्यूड। आसान भाषा में मैग्नीट्यूड को वैल्यू भी बोल सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मेरे पास एक बॉडी है, उसका मास मुझे मालूम है, आप बोलोगे कितना है, मैं बोलूंगा 5 kg। ये इस बॉडी का मास है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये 5 kg उस फिजिकल क्वांटिटी यानी उस मास की वैल्यू है। और अगर मैं कहूं कि इसी बॉडी पर एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, तो अब फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में जितनी भी ये क्वांटिटी यूज की जाती है सब फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड है कितना, 10 न्यूटन। तो जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करोगे, किसी भी मास की वैल्यू बताओगे, किसी भी एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओगे, किसी भी टाइम की वैल्यू बताओगे, किसी भी एनर्जी की वैल्यू बताओगे, तो वो जो वैल्यू आप बताओगे कि एक बॉडी में एनर्जी है 50 जूल, ये वैल्यू कहलाती है क्या, मैग्नीट्यूड। ये तो हर फिजिकल क्वांटिटी में होगा ही। अगर कोई बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, मैग्नीट्यूड तो सब में होता है, लेकिन डायरेक्शन सब में नहीं होता। डायरेक्शन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में ही होता है, जैसे कि फोर्स। जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो वो किधर न किधर तो लगेगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगाई और वो किधर भी नहीं लगाई। आप फोर्स का जब डेफिनेशन ही पढ़ते हो छोटी क्लास से ही कि फोर्स इज अ पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट बॉडी जिसके ऊपर भी लगाई गई है। तो आप 5 न्यूटन 10 न्यूटन जो भी फोर्स लगा रहे हो, उससे आप उसको धक्का दोगे या खींचोगे, ऊपर की तरफ लगाओगे, नीचे की तरफ लगाओगे, फोर्स किधर ना किधर लगेगी। बिना डायरेक्शन के कभी फोर्स नहीं हो सकती। वैल्यू तो होगी ही, साथ में डायरेक्शन भी होगा। लेकिन जब आप बात कर रहे थे इस बॉडी के मास की, तो आप बोलोगे 5 kg इसका मास है, ठीक है जी, ओके। तो अब आप ये समझ लो कि जिन क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड या वैल्यू ओनली होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ये चीज नहीं है, वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज।
और जिन क्वांटिटीज में वैल्यू तो सब में ही है, मैंने बताया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वो क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले आपको यही जान लेना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड तो दोनों में कॉमन है, डायरेक्शन दोनों में कॉमन नहीं है। सब में डायरेक्शन नहीं होता, जिनमें डायरेक्शन होता है उन्हें वेक्टर्स कहते हैं, जिनमें डायरेक्शन नहीं होता उन्हें स्केलर्स कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं बच्चों को। मास तो मैंने बताया ही, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एनर्जी, वर्क, पावर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? स्केलर क्वांटिटीज के। ठीक उसी तरह हम वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। फोर्स तो बच्चों को अभी बताया ही, उसके अलावा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, या आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी नाम जानकर उनमें कंफ्यूजन की बात हो जाती है, इसलिए फिलहाल आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। आप डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बताया जाता है। अगर आप डिस्टेंस बता रहे हो, ये हमने पहले भी जब काइनेमेटिक्स शुरू किया था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस बच्चों को लिखवाए थे, तब भी आपको बताया था कि डिस्टेंस जो भी वैल्यू है सिर्फ वैल्यू बताने की जरूरत है, उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कहोगे कि एक बॉडी ने यहां से डिस्प्लेसमेंट किया तो बताना पड़ेगा किधर किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया। तो डायरेक्शन बताए बिना डिस्प्लेसमेंट नहीं बताते। अगर किसी बॉडी ने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया कोई बात नहीं, लेकिन 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया तो उसकी डायरेक्शन जरूर बतानी पड़ेगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो पहले अभी प्राइमरीली स्टेज में बच्चे ये जान लें कि स्केलर्स और वेक्टर्स में आप डिवाइड कर सकते हो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको 2 कैटेगरीज में, और जिन क्वांटिटीज में वैल्यू ही है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है, उसे कहते हैं स्केलर। और जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन बताना ही पड़ता है, होता ही है, बिना डायरेक्शन के उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप नहीं दे सकते। अगर दे भी रहे हो कि एक बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स लगी है और ये नहीं बता रहे किधर है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर्स कहा जाता है। तो सब बच्चों को स्केलर और वेक्टर के बीच का बेसिक डिफरेंस अब पता चल चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब बच्चों को ये बताया जाता है कि क्वांटिटीज तो 2 तरह की हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स, लेकिन हम चैप्टर सिर्फ वेक्टर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। स्केलर क्वांटिटीज के बारे में तो चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे हम। स्केलर्स नाम से कोई चैप्टर नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। ऐसा क्यों है? फिजिकल क्वांटिटीज तो दोनों है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही और साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो इसके बारे में चैप्टर पूरा क्यों नहीं है? स्केलर्स नाम से आपके सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं है। बच्चे कहेंगे चलो अच्छा ये जान बची, एक चैप्टर कम हो गया, लेकिन रीजन कुछ और है। रीजन ये है कि जब आप स्केलर क्वांटिटीज को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो आपको उसके लिए
कोई नया फॉर्मूला सीखने की या नया मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। आपसे बोला जाए ये एक बॉडी है जिसका मास मान लीजिए m1 है 5 kg, दूसरा बॉडी है उसका मास m2 है और वह है 2 kg। टोटल मास बताएं, आप सिंपली m1 प्लस m2 कर देंगे और 7 kg लिख देंगे। जो सिंपल मैथमेटिक्स आपने सीखा है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सब कुछ यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं जिसको, वो यहाँ एप्लीकेबल है। लेकिन वेक्टर्स जब आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे या और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, तो सिंपल एल्जेब्रा में जो आपने सीखा है वो यहां वर्क नहीं करेगा। दे वेक्टर्स के बारे में कहा जाता है दे कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइड by simple algebraic methods। सिंपल एल्जेब्रिक मेथड्स मतलब जो आपने सिंपल मैथ्स में सीखा है। सिंपल मैथमेटिक्स से वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि मैं तो कहूंगा वेक्टर ऐड और सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी पर कोई एक इंसान फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन और वो ऐसे राइट साइड में उसको धकेलने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरा इंसान आता है और वो ऐसे फोर्स लगाने लगता है, मान लो 3 न्यूटन्स। अब अगर बच्चों से पूछा जाए बताओ इस बॉडी पर लगने वाली टोटल फोर्स क्या है, कुल मिलाकर इस पर कितनी फोर्स लग रही है, तो कॉमन सेंस अगर आप यूज करो तो आप इस पर 13 न्यूटन फोर्स कभी नहीं बोलोगे। ये तो वो भी बता देगा जो साइंस नहीं पढ़ रहा है कि अगर 10 न्यूटन से इधर कोई धक्का दे रहा है और 3 न्यूटन से इधर कोई धक्का दे रहा है, लो जी मैं यहां आकर बता देता हूं, तो कॉमन सेंस वाला बंदा ये बताएगा कि भाई ये बक्सा इस तरफ जाएगा, दिस बॉक्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि 10 न्यूटन वाली फोर्स ज्यादा है 3 न्यूटन से। बात टोटल फोर्स की हो रही है फिर भी सब जानते हैं, ये बात समझाने वाली नहीं, कॉमन सेंस की है कि इस पर जो टोटल फोर्स लगेगी वो 7 न्यूटन लगेगी और उसका डायरेक्शन भी इधर होगा, जबकि आपने बोला क्या निकालने के लिए, टोटल फोर्स। तो यहां क्या ये दोनों फोर्सेस ऐड हुई टोटल कहने पर भी? नहीं हुई। तो दो वेक्टर्स को जब आप ऐड वर्ड यूज कर देते हैं कि ऐड करते हो, लेकिन मैं कहूंगा दो वेक्टर्स को आप कंबाइन करते हो, तब आप सिचुएशन के हिसाब से ये काम करते हो। ठीक उसी तरह अगर इस बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स यानी 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रही होती और एक और फोर्स 3 न्यूटन इधर लग रही होती, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तब ये टोटल फोर्स 30 न्यूटन होती है। और उसी कंडीशन को अगर आप ऐसे देखें कि 10 न्यूटन फोर्स इधर कोई लगा रहा है, 3 न्यूटन फोर्स इधर कोई लगा रहा है, तब आपके ये दोनों मेथड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको इसके लिए कुछ नया मेथड। तीनों ही एग्जाम्पल्स में, ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था मैंने जिसमें 10 और 3 न्यूटन फोर्स लग रही थी, ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया जिसमें फिर से 10 और 3 न्यूटन फोर्स लग रही है, ये मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिया है जिसमें भी 10 और 3 न्यूटन फोर्स लग रही है उसी बॉडी पर। लेकिन हर बार
इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो नेट फोर्स कहा जाएगा या टोटल फोर्स कहा जाएगा वो हर बार डिफरेंट आएगी, क्योंकि ये नेट फोर्स निकालने का तरीका सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो फोर्स किधर किधर लग रही है। और सिचुएशन मतलब किस चीज पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, किस डायरेक्शन में लग रही है। इसलिए आपको वेक्टर्स चैप्टर क्या है ये नहीं पढ़ाया जाएगा बाकी बचे हुए चैप्टर में। अब रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो आपका आगे चलेगा उसमें ये नहीं बताया जाएगा वेक्टर्स क्या होता है, वो तो आज ही आपने सीख लिया है, बहुत डिटेल में सीख लिया है, बहुत ज्यादा गहराई से। आगे आपको ये बताया जाएगा कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड, यानी वेक्टर्स से जुड़े हुए रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे जो वेक्टर्स को कंबाइन करने के, ऐड करने के और सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी ऑपरेशंस, यानी आपको इस पूरे चैप्टर में मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज्ड फॉर वेक्टर्स पढ़ना है। स्केलर्स क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि उसमें कोई नया रूल नहीं है, जो मैथ्स आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी वही यहाँ काम करेगी। कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए कोई नया रूल नहीं है, लेकिन इसमें सारे रूल नए हैं, और सारे रूल नए हैं उसका रीजन आपको बताया क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्शन की वजह से सिचुएशन अलग अलग होने पर रिजल्ट अलग अलग आता है। तो इन रेस्ट ऑफ द चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू add, subtract, multiply or divide vectors, and you will learn mathematical operations used for vectors। और बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरुआत होगी कि वेक्टर्स को शो कैसे करते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिर उनका सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड सो ऑन। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में आपकी एक तरह से वेक्टर्स की मैथमेटिक्स शुरू होगी। ये वेक्टर्स की मैथमेटिक्स के रूल्स आपको सीखने और याद रखने हैं, और ये आपके पूरे 11th के बचे हुए चैप्टर्स में और 12th में भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। जब तक जो बच्चा फिजिक्स पढ़ता है उसको वेक्टर्स के रूल हर चैप्टर में आगे काम आएंगे ही। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि हम काइनेमेटिक्स को बीच में ही रोककर वेक्टर्स पहले पढ़ा रहे हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स का ही अगला चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन, उस चैप्टर में वेक्टर्स के बिना कुछ भी समझ नहीं आएगा। और जो 12th में है और फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं उनको फर्स्ट यूनिट में ही दिक्कत होने लग जाती है अगर उनको वेक्टर्स नहीं आता है। ये बार बार इसीलिए अनाउंस किया जा रहा है जिससे बच्चे इस टूल पर, मैंने बोला एज ए टूल, इस औजार पर, इस हथियार पर ढंग से ध्यान दें। तो अगले लेक्चर में हम वेक्टर के ऑपरेशंस सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।